करें तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, SN1 और SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया था, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, SN2 सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, और मतलब जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं, प्राइमरी हैलोजेनो अल्केन्स, दे प्रेफर SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो बोथ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग अकर्स इन अ सिंगल स्टेप। एक ही स्टेप में बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, बॉन्ड बन रहा होगा, और जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है इट डिपेंड्स ऑन बोथ हैलोजेनो अल्केन एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, जिसकी वजह से इसको आप SN2 मैकेनिज्म कहते हैं। रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड कंसंट्रेशन ऑफ हैलोजेनो अल्केन। ठीक है, तो ये SN2 मैकेनिज्म था। सिमिलरली SN1 मैकेनिज्म जो है ये यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टू स्टेप मैकेनिज्म है। पहले स्टेप में बॉन्ड ब्रेक होगा बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन, कार्बन और हैलोजन के दरमियान बॉन्ड टूटेगा। टर्शरी हैलोजेनो अल्केन्स जो हैं दे प्रेफर SN1 मैकेनिज्म, तो इनमें पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा एंड वी गेट अ कार्बोकैटायन। तो दिस रिएक्शन प्रोसीड थ्रू अ रिएक्शन इंटरमीडिएरी, और वो रिएक्शन इंटरमीडिएरी क्या है? कार्बोकैटायन। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड स्टेप में जो कार्बोकैटायन बनेगा, दिस विल रिएक्ट विद द न्यूक्लियोफाइल, और आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो है ये अटैक करेगा और यहाँ से आपको जो भी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल मैकेनिज्म थे। दोनों मैकेनिज्म जो है हमने डिस्कस कर लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, SN1 और SN2 मैकेनिज्म। यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट जो हमने बात करनी है कि why tertiary react through SN1 mechanism, why they prefer SN1 mechanism। ठीक है, तो why tertiary halogenoalkanes react through SN1 mechanism। ठीक है, why tertiary halogenoalkanes react through SN1 mechanism। तो अब बेसिकली होता क्या है कि जो आपके पास tertiary halogenoalkanes हैं, इसमें दो तीन चीजें हैं जो आपको समझनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टर्शरी हैलोजेनो अल्केन्स दे आर सराउंडेड बाय 3 R ग्रुप्स। ठीक है, टर्शरी हैलोजेनो अल्केन्स जो हैं इनके साथ 3 R ग्रुप्स अटैच होते हैं। लेट सपोज आपके पास ये कार्बन है जिसके साथ हैलोजन ग्रुप अटैच है। ठीक है, और इसके साथ 3 R ग्रुप हैं। ठीक है, और अगर मैं प्राइमरी की बात करूं, हम दोनों को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। तो अगर हम प्राइमरी हैलोजेनो अल्केन को देखें तो इन प्राइमरी हैलोजेनो अल्केन वी हैव ओनली 1 R ग्रुप और 1 चेन ऑफ कार्बन एटम्स विद दिस कार्बन। अच्छा, अब यहाँ पे मैं मतलब बेसिक कुछ टर्म्स हैं जो डिस्कस करता हूँ। एक सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है, ऑल्दो ये टर्मिनोलॉजी हम AS में यूज नहीं करते, A लेवल्स में, बट यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं यूज करूंगा कि the carbon which is connected to halogen or the carbon which is connected to functional group, we call this carbon alpha carbon। ठीक है, ये टर्म आप ना तो A लेवल्स में यूज करते हैं, ना अपने पेपर में आंसर्स में जो है वो चाहे तो यूज कर सकते हैं, बट ये है कि आपको सिलेबस में कहीं ये टर्म नहीं मिलेगी। तो दिस इज नोन एज अल्फा कार्बन, द कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है। नाउ द अल्फा कार्बन इज कनेक्टेड टू 3 R ग्रुप्स। ठीक है, दिस इज कनेक्टेड टू 3 R ग्रुप्स, और हमें ये मालूम है कि ये जो कार्बन है दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, बिकॉज हैलोजन जो है ये पार्शियल नेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इन प्राइमरी हैलोजेनो अल्केन जो अल्फा कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन। इन प्राइमरी हैलोजेनो अल्केन द अल्फा कार्बन इज कनेक्टेड टू ओनली 1 R ग्रुप। ठीक है, और यहाँ भी हैलोजन जो है वो पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है। तो सिंपल ये हमारे पास दोनों स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि बेसिकली जो आपका प्राइमरी हैलोजेनो अल्केन है, दिस इज प्राइमरी हैलोजेनो अल्केन, प्राइमरी RX। ठीक है, इसके साथ एक R ग्रुप है। नाउ द प्रेजेंस ऑफ R ग्रुप, ये R ग्रुप्स जो हैं ये बल्की ग्रुप्स कहलाते हैं। ठीक है, मतलब अब ये 1 कार्बन भी हो सकता है, ये 2 कार्बन भी हो सकते हैं, ये 10 कार्बन भी हो सकते हैं। ठीक है, इट कुड बी अ मिथाइल और इट कुड बी इथाइल CH3 CH2 और इट कुड बी प्रोपाइल। तो इस तरह से ये हैवी ग्रुप्स या बल्की ग्रुप्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली कार्बन को जो है वो इन्होंने एक तरह से सराउंडेड किया हुआ होता है। ठीक है, तो दे कॉज स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी अब लेट सपोज अगर कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आता है, जैसे SN2 मैकेनिज्म में होता है। SN2 मैकेनिज्म में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक करता है पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे। तो इन केस ऑफ
प्राइमरी एंड सेकेंडरी। लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये कोई न्यूक्लियोफाइल है, तो अब जो न्यूक्लियोफाइल है ये बेसिकली अगर इसको अटैक करना है, लेट्स सपोज आपके पास प्राइमरी हैलोजिनो अल्केन भी है, वी हैव अ प्राइमरी हैलोजिनो अल्केन एंड वी हैव अ टर्शियरी हैलोजिनो अल्केन। तो हमने सिंपल यहाँ पे डिसाइड करना है कि किस हैलोजिनो अल्केन पे ये इजीली अटैक कर सकता है, यानी थ्रू SN2 मैकेनिज्म, जिसमें न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करता है एंड देन कार्बन हैलोजन बॉन्ड टूटता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो तीन चीजें आपको समझनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो R ग्रुप्स हैं, यानी जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, R ग्रुप्स क्या होते हैं? दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यानी दे रिलीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द पार्शियल पॉजिटिव कार्बन। दे रिलीज इलेक्ट्रॉन density towards the partial positive carbon. Okay, due to which the charge intensity on carbon decreases, यानी इस पे जो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी होगी ये कम होना शुरू हो जाएगी। यानी हम बेसिकली कह रहे हैं कि जो R ग्रुप हैं, these R groups they release electron density towards this carbon, because इस कार्बन के ऊपर, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपने पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो नेबरिंग R ग्रुप्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करता है, उनसे खींचता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, बट इसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड, मतलब जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन है, ये उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कुछ हिस्सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक है, नाउ दिस इज नोन एज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, दिस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट इज नोन एज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो दिस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कह दें या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट कह दें, is known as positive inductive effect. ठीक है जी, this electron donating effect is known as positive inductive effect, यानी जो R ग्रुप्स हैं ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पार्शियल पॉजिटिव कार्बन की तरफ ट्रांसफर करते हैं, उसका सम पार्ट, मतलब ऐसा नहीं कि कंप्लीट, क्योंकि इनके पास कोई लोन पेयर नहीं है जो ये इसके साथ शेयर करे। ठीक है, तो ये अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कुछ पार्ट जो है वो इसके साथ शेयर कर रहे होते हैं। और यहाँ पे अगर आप इसको ज्यादा बेहतर समझना हो तो आप इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव कंसिडर करें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि ड्वेल नेचर रखते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन को अगर एज अ वेव कंसिडर करें तो देन ये चीज मतलब थोड़ा सा इमेजिन करना ज्यादा आसान हो जाता है कि ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कुछ पार्ट जो है वो इसके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज की जो इंटेंसिटी है ये कम हो जाएगी। और जब पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम होगी तो ये न्यूक्लियोफाइल के लिए लेस अट्रैक्टिव होगा। यानी मैं सिंपल कह सकता हूँ कि ये जो कार्बन है, दिस पर्टिकुलर कार्बन इज लेस अट्रैक्टिव फॉर द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ कम अट्रैक्ट होगा। क्यों? इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी है वो काफी कम है ड्यू टू द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कॉज्ड बाय द R ग्रुप्स। ये जो R ग्रुप्स हैं ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, जिसकी वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम होगी। और न्यूक्लियोफाइल जो है, ये जो प्राइमरी हैलोजिनो अल्केन है जहां सिर्फ एक R ग्रुप है, ये सिर्फ इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा होगा। तो इसका मतलब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द टर्शियरी पार्शियल पॉजिटिव कार्बन। तो न्यूक्लियोफाइल वुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस कार्बन, ड्यू टू व्हिच दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड SN2 मैकेनिज्म विल टेक प्लेस। समझ आ रही बेटा बात? ठीक है, तो अगर हमसे क्वेश्चन में आएगी जी व्हाई टर्शियरी डू नॉट रिएक्ट थ्रू SN2 मैकेनिज्म और व्हाई प्राइमरी रिएक्ट थ्रू SN1 मैकेनिज्म, तो सॉरी व्हाई प्राइमरी रिएक्ट थ्रू SN2 मैकेनिज्म, तो उसका मेन रीजन क्या है कि जो आपका प्राइमरी हैलोजिनो अल्केन्स का जो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा होती है ड्यू टू लेस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, हायर पॉजिटिव charge intensity due to
less positive inductive effect। ठीक है, तो ये मैंने फिलहाल SN2 की बात कर ली। अभी हम उस पर भी आते हैं कि वाई टर्शियरी हैलोजेनोअल्केन रिएक्ट थ्रू SN1, SN1 से क्यों करता है। बट यहाँ पे जो मतलब हमने जो एक्सप्लेनेशन दी है, ये बेसिकली इसको हम इस तरह से, मतलब क्वेश्चन यूं बन सकता है कि वाई प्राइमरी रिएक्ट थ्रू SN2 mechanism and tertiary do not। ठीक है, तो मेन रीजन इसका क्या हो गया कि एज प्राइमरी हैलोजेनोअल्केन्स, as in primary halogenoalkanes, the partial positive carbon is connected to only one R group, due to which these R groups are electron releasing, they release electron density towards the partial positive carbon and reduce its charge intensity। So in primary, there is only one R group, and in tertiary, there are 3 R groups, due to which the charge intensity or positive charge intensity of primary halogenoalkane would be higher than of tertiary halogenoalkane। ठीक है जी, थोड़ी जरा ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन हो गई कि यानी कि प्राइमरी हैलोजेनोअल्केन जो है, इसमें जो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, बिकॉज उसके साथ सिर्फ एक आर ग्रुप है, तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कम है, पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफाइल के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, और इसको आप यूं भी देख सकते हैं, मतलब एक जो एक तो ये रीजन हो गया जो मोस्टली आपको एमएस में मिलेगा, ठीक है, और एक थोड़ा सा मतलब ऐसा रीजन है जो नॉर्मली एमएस में जो है वो नहीं मिलता, बट इसको भी आप अगर फॉर एग्जांपल आप ये तो आप लाजमी डिस्कस करेंगे ही, और इसके अलावा अगर आप इसको डिस्कस करना चाहें तो यूं भी डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो प्राइमरी हैलोजेनोअल्केन है, इसमें जो कार्बन है इट इज सराउंडेड बाय लेस बल्की ग्रुप्स। तो ये जो आर ग्रुप्स होते हैं ये हैवी ग्रुप्स होते हैं, इनके अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये जगह ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, तो जब ये न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट होता है पार्शियल पॉजिटिव कार्बन की तरफ, तो आर ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो दिस वी नोन एज स्टेरिक हिंड्रेंस, तो इट कॉजेज स्टेरिक हिंड्रेंस। बट ये खैर आप ना भी डिस्कस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब सिंपल आप ये कह लेंगे एक तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, सेकेंडली स्टेरिक हिंड्रेंस, कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। इन केस ऑफ टर्शियरी हैलोजेनोअल्केन, हायर स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू व्हिच न्यूक्लियोफाइल इज लेस अट्रैक्टेड। और ये जब न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट, मतलब आगे चल के आप नेक्स्ट जो भी हम एक रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि इन टर्शियरी हैलोजेनोअल्केन न्यूक्लियोफाइल इंस्टेड ऑफ अटैकिंग ऑन दिस कार्बन इट अटैक्स ऑन वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ द आर ग्रुप। ठीक है, वो आगे हम रिएक्शन पढ़ेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन, बट इसके लिए यहाँ पे अटैक करना काफी मुश्किल होता है। ठीक है, तो बजाय ये यहाँ अटैक करने के इट अटैक्स ऑन वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ द आर ग्रुप्स। ठीक है, तो वो आगे चल के हम रिएक्शन देखते हैं। बट वन ऑफ द रीजंस व्हाई न्यूक्लियोफाइल डू नॉट अटैक डायरेक्टली ऑन टर्शियरी
halogenoalkanes. One of the reason is positive inductive effects, higher positive inductive effect, and secondly steric hindrance. कि यहाँ पे higher steric hindrance होती है, higher steric hindrance due to the presence of more bulky groups. ठीक है, बट ऑल्दो एमएस में आपको पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला ही रीजन मिलेगा, तो आप उसके हिसाब से भी डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है बेटा बात? इसमें कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब आ जाते हैं कि व्हाई टर्शियरी रिएक्ट थ्रू SN1 एंड व्हाई प्राइमरी डू नॉट रिएक्ट थ्रू SN1 मैकेनिज्म। व्हाई tertiary react through SN1 and why primary do not react through SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, तो SN1 क्योंकि 2 स्टेप मैकेनिज्म है, पहले स्टेप में बॉन्ड टूटता है। अगर आपको याद हो, मुझे सिंपल थोड़ा सा यहाँ पे एक बात कर लेता हूँ कि प्राइमरी SN1 में क्या हो रहा है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। ठीक है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। इन फर्स्ट स्टेप बॉन्ड ब्रेकिंग अकर्स, जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये लेट्स सपोज, अब ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है, बट इनिशियली दिस बॉन्ड ब्रेक्स। ठीक है, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, दिस बॉन्ड ब्रेक्स एंड वी गेट अ कार्बोकैटाइन प्लस X माइनस। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में कार्बोकैटाइन जो है दिस विल रिएक्ट विद द न्यूक्लियोफाइल एंड वी गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो फर्स्ट स्टेप है दिस इज द स्लो स्टेप और जो सेकंड स्टेप है दिस इज फास्ट स्टेप। तो इस पूरे रिएक्शन की जो स्पीड है इट डिपेंड्स ऑन कि हाउ easily first reaction would occur or at what rate first reaction would occur, at what speed first reaction would occur. जितनी तेजी से ये फर्स्ट स्टेप होगा उतनी तेजी से ये रिएक्शन आगे चलेगा। बेसिकली किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, ये आपने रेट ऑफ रिएक्शन पे पढ़ा होगा कि दिस इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो स्लोएस्ट स्टेप जो है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो अगर आपने किसी रिएक्शन की स्पीड देखनी है तो आप ये देखेंगे कि उसका स्लो स्टेप कितनी तेजी से हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 किस्म के हैलोजिनो अल्केन्स हो सकते हैं। इट कुड बी अ प्राइमरी, इट कुड बी अ सेकेंडरी और इट कुड बी अ टर्शियरी हैलोजिनो अल्केन। And from those primary, secondary, tertiary, we could get a primary carbocation or a secondary carbocation or a tertiary carbocation. और अब आप मुझे बताएं कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन कौन सा होगा? Which of these 3 carbocations would be most stable? हाँ जी बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन टर्शियरी कार्बोकैटाइन है। और उसका रीजन क्या है? मोर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। बिकॉज टर्शियरी हैलोजिनो अल्केन में कार्बन के साथ 3 R ग्रुप्स हैं। तो अगर लेट सपोज यहाँ पे 3 R ग्रुप्स कनेक्टेड हैं तो दैट मीन्स कि ये तीनों R ग्रुप जो हैं ये कार्बोकैटाइन को स्टेबलाइज करेंगे टू सम एक्सटेंट बाय ट्रांसफरिंग देयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, बट ये मतलब ये इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग नहीं है। बच्चा कहता है कि सर अगर ये स्टेबल है तो फिर ये सेकंड स्टेप क्यों करेगा? तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग इफेक्ट नहीं है। मतलब मैं इसको मोस्टली ऐसी ही बात करता हूँ कि एक तरह से फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं कार्बन को, इस कार्बन को। तो चौथा बॉन्ड तो इसने बनाना ही बनाना है, सेकंड स्टेप तो लाजमी होगा। ठीक है, ये तो मतलब चौथा बॉन्ड तो बनना ही बनना है, बट उसके बनने से पहले आप ये देख रहे हैं बेसिकली ये जो स्टेबिलिटी है इट डिसाइड्स के हाउ इजीली दिस कार्बोकैटाइन वुड फॉर्म। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन है तो तीनों ही अनस्टेबल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो मतलब तीनों ही अनस्टेबल हैं, तीनों ने ही चौथा बॉन्ड बनाना है। बट इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन कौन सा है? टर्शियरी। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन्स decides how easily a particular carbocation
विल फॉर्म, और जितना तेजी से आपका कार्बोकैटाइन बनेगा तो उतना तेजी से सेकंड रिएक्शन होगा और आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो वाई टर्शरी, आई थिंक अब आपको आंसर मिल गया होगा कि वाई टर्शरी रिएक्ट थ्रू SN1 मैकेनिज्म। तो उसका मेन रीजन क्या है? बिकॉज टर्शरी गिव्स दी tertiary alkyl halide through, if we have a tertiary alkyl halide, we get tertiary carbocation, which is more stable than primary carbocation. So primary carbocations के बनने के chances कम होंगे, slowly बनेंगे। tertiary carbocation तेजी से बनेगा, और जितनी तेजी से tertiary carbocation बनेगा उतनी तेजी से second reaction होगा और आपको desired product मिलेगी। ठीक है, so basically the formation or the reason why tertiary alkyl halide favors SN1 mechanism because it proceeds through the formation of tertiary carbocation, जिसके बनने के chances ज़्यादा होते हैं। So that's why tertiary prefers SN1 mechanism and primary prefers SN2 mechanism। और सेकेंडरी जो है वो डिपेंड करेगा कंडीशंस के ऊपर, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। ठीक है, कि आपने उसको किस रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू लिखना है। वो प्राइमरी के थ्रू भी रिएक्ट कर सकता है, सेकेंडरी के थ्रू भी रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, SN1 के थ्रू भी रिएक्ट कर सकता है और SN2 के थ्रू भी रिएक्ट कर सकता है। जी बेटा, क्लियर होगी बात ये? ठीक हो गया। तो ये हमने रीजंस डिस्कस कर लिए। ठीक है, और ये टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। इसमें कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो पूछना बेटा। ठीक है जी, तो ये हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिस्कस कर लिए। ठीक, थोड़ा सा जरा हम एक दफा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, क्या इसमें हमारा टॉपिक रहा कौन सा क्या है। अच्छा जी, हेलोजिनो अल्केन्स, रिकॉल द रिएक्शंस बाय व्हिच हेलोजिनो अल्केन्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो ये तो प्रिपरेशन हो गई, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मैंने आपसे कहा था अल्कोहल वाला, ये हम अल्कोहल्स में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको देख के परेशान नहीं होना। बाकी ये फ्री रेडिकल आपने पढ़ लिया है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आपने पढ़ लिया है। क्लासिफाई हेलोजिनो अल्केन्स इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। Describe the following nucleophilic substitution reactions. The reactions with NaOH and heat to produce an alcohol. ठीक है, पहला substitution reaction, the reaction with KCN in ethanol and heat to produce a nitrile, the reaction with ammonia। ठीक है, तो ये तीन substitution reactions हो गए। Then ये test आ गया, the reaction with aqueous silver nitrate in ethanol as a method of identifying the halogen present as exemplified by bromoethane। ठीक है, तो bromoethane या chloroethane कोई भी example लेके आप कर सकते हैं। तो ये सारे लर्निंग आउटकम्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फिर डिस्क्राइब द एलिमिनेशन रिएक्शन, ये टॉपिक हमारा अभी रह गया है। ठीक है, ये हमने डिस्कस करना है। डिस्क्राइब द SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंक्लूडिंग द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, ये कवर हो गया। Recall that primary halogenoalkanes tend to react via SN2 mechanism, tertiary via the SN1 mechanism, and secondary by a mixture of two, depending on structure। ठीक है जी, तो ये भी हमने कर लिया। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट रिएक्टिविटीज ऑफ हैलोजिनोअल्केन्स, स्ट्रेंथ ऑफ CH बॉन्ड, ये भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि CI जो है ये मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो अब इसमें एक हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन रह गया। ठीक है जी, क्लियर है ये? इसमें कोई सवाल? चले जी, तो अब हम बात कर लेते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस की। ठीक है जी, एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ हैलोजिनोअल्केन्स। ठीक है, ये ऑलमोस्ट आपको अल्कोहल्स में भी मिलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये एडिशन का ऑपोजिट है एक तरह से। मतलब पहले तो हम जस्ट सिंपल रिएक्शन देख लेते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास हैलोजिनोअल्केन है CH3 CH2Br, ठीक है, एंड वी रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, अब अगर आप याद करें तो हम ये रिएक्शन ऑलरेडी पहले एक पढ़ चुके हैं विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें क्या बनता था याद है आपको? हैलोजिनोअल्केन्स व्हेन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड तो प्रोडक्ट क्या होती है? अल्कोहल। ठीक है, बट उसके लिए कंडीशन क्या थी
कि यहाँ पे सॉल्वेंट जो है ये वाटर होना चाहिए, बट लेट सपोज अगर यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर नहीं है, इंस्टेड ऑफ वाटर इफ वी यूज इथेनॉलिक मीडियम और इथेनॉल एज अ सॉल्वेंट, और इसको हीट करें या हीट अंडर रिफ्लक्स, बिकॉज इथेनॉल है तो हीट अंडर रिफ्लक्स करेंगे, ठीक है। तो सब कुछ सेम है, वही सेम हेलोजिनो अल्केन है, सेम NaOH है, डिफरेंट सिर्फ क्या हुआ है आपने सॉल्वेंट चेंज कर दिया। तो कैम्ब्रिज ने इसको बहुत आसान कर दिया है रिएक्शन को, कि आपने जस्ट सिंपल सॉल्वेंट की बेसिस पे डिसाइड करना है कि रिएक्शन कौन सा होगा। तो इफ वी हैव NaOH एक्वस देन सब्स्टिट्यूशन होगी, एंड इफ वी हैव NaOH इथेनॉलिक देन एलिमिनेशन होगी। और एलिमिनेशन क्या है कि द कार्बन व्हिच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू हैलोजन विल लॉस हैलोजन, जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच है वहां से हैलोजन जाएगा और नेबरिंग कार्बन से एक हाइड्रोजन जाएगा, यानी यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, 2 हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। सो बोथ द कार्बन एटम्स विल लूज 1 एटम और 1 स्पेशी। फॉर एग्जांपल जिस कार्बन पे हैलोजन ग्रुप अटैच है वहां से हैलोजन जा रहा है, एंड द अदर कार्बन, द एडजेसेंट कार्बन विल लूज अ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ से 2 ग्रुप्स जो हैं ये लॉस होंगे, तो एक बॉन्ड इस कार्बन का टूटेगा, एक बॉन्ड इस कार्बन का टूटेगा, देन बोथ दीस कार्बन एटम्स विल मेक अ डबल बॉन्ड विद ईच अदर, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है जी। तो वी गेट एन अल्कीन प्लस वी गेट H प्लस, ये जो H यहाँ से लॉस हुआ, प्लस वी गेट Br माइनस, ठीक है जी। और चाहे तो आप इसको H plus will react with OH to form water. तो आप instead of H plus you can write H2O, instead of Br we can write NaBr, ठीक है जी। तो ये सिंपल रिएक्शन हो रहा होता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है कि इन विच सैचुरेटेड कंपाउंड, ये सैचुरेटेड कंपाउंड था, इन विच a saturated compound will be converted into unsaturated। आपने एलिमिनेशन का जो प्रोडक्ट होगा हमेशा अनसैचुरेटेड होगा, अल्कीन और अल्काइन। सो वी गेट एन अल्कीन हियर। हैलोजिनो अल्केन में जब एलिमिनेशन होगी तो वी गेट अल्कीन, अल्कीन्स बनेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। समझ आ रही है बात, क्लियर है ये एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या है, ठीक है। कि बोथ दी कार्बन एटम्स, एक तो जिस कार्बन पे हैलोजन है वहां से हैलोजन ग्रुप लॉस होगा। अब देखिए सिंपल, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे अगर लेट्स सपोज मैं इधर Cl लगा देता हूँ, तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे एक तो इस कार्बन से, जिस कार्बन पे हैलोजन है यहाँ से हैलोजन जाएगा, ठीक है, इधर से ये हैलोजन जाएगा, और द नेबरिंग कार्बन, अब ये भी नेबरिंग कार्बन है और ये भी नेबरिंग कार्बन है। दिस कार्बन हैज 3 हाइड्रोजन एटम्स, दिस कार्बन हैज 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो अब यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, यानी एक तो प्रोडक्ट क्या होगी कि Cl तो यहीं से जाएगा, और लेट्स सपोज मैं इनको नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5, सो कार्बन नंबर 2 विल लूज Cl, and let's suppose if carbon number 1 loses hydrogen, so what would we get? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 और 2 के दरमियान में डबल बॉन्ड बनते हैं, तो वन ऑफ द प्रोडक्ट वुड बी 1 2 3 4 5 पेंटीन और पेंट 1 ईन, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड। The other product would be if this carbon will lose hydrogen, then we get 1 2 3 4 5, and carbon number 2 और 3 के दरमियान में डबल बॉन्ड बनेगा, that means pent 2 ईन, we get pent 2 ईन, ठीक है जी। तो ये 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, समझ आ रही है बेटा ये बात, ठीक है। तो अब इस पे बातों का एक क्वेश्चन बन जाता है कि हाउ मेनी, यानी कीपिंग इन माइंड बोथ ज्योमेट्रिकल एंड structural isomerism, ठीक है, how many different alkenes can we get from this reaction when this particular compound 2-chloropentane reacts with NaOH ethanolic, अगर हम इसको NaOH ethanolic से react करते हैं, same goes here, so how many different alkenes can we get? जी, कितने डिफरेंट अल्कीन्स बन सकते हैं? 1 2 3 और 4, जी बेटा। 4 कैसे? सिस ट्रांस,
अच्छा, आप बताएं मुझे, पेंटीन में सिस ट्रांस पॉसिबल है? पेंटीन में सिस ट्रांस पॉसिबल है या नहीं? ठीक है, पेंटीन में सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सिस ट्रांस के लिए दो कंडीशन थी। एक तो डबल बॉन्ड, वो तो है यहाँ पे, बट दी बोथ दी sp2 कार्बन और बोथ दी कार्बन विच आर मेकिंग डबल बॉन्ड, दे मस्ट हैव टू डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये जो कार्बन है, कार्बन नंबर 1, इसके साथ दोनों हाइड्रोजन है। सो दैट मीन्स ये एक ही स्ट्रक्चर है, ये दो स्ट्रक्चर नहीं है। तो यहाँ से आपको एक स्ट्रक्चर मिल रहा है पेंटीन। और पेंट टू इन में अगर हम देखें तो दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू अ मिथाइल and it is connected to a hydrogen, and this carbon is connected to a hydrogen and it is connected to this. So two different groups ho gaye. So that means pent2ene will give us two different structures. So we can get either cis or we can get either trans pent2ene. So cis trans pent2ene, तो एक स्ट्रक्चर यहाँ से हो गया, दो स्ट्रक्चर यहाँ से हो गए, तो इन टोटल वी वुड गेट 3 डिफरेंट अल्कीन्स। ठीक है जी, द करेक्ट आंसर वुड बी 3। क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अच्छा, एक इसमें आखिरी चीज और देख लें। लेट्स सपोज अगर आपके पास ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर है, और अब अगर आपसे कहा जाए कि ये हमारे पास कोई भी हैलोजिनो अल्केन है, मैं इसकी नेमिंग में नहीं जा रहा, बट लेट्स सपोज इफ दिस इज अ हैलोजिनो अल्केन एंड वी रिएक्टेड विद NaOH इथेनॉलिक, तो हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स we would get, keeping in mind both geometrical and optical isomers? Again same question है कि कितने स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं अगर इसको NaOH इथेनॉलिक से रिएक्ट किया जाए, तो कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं? अच्छा जी, 2 पॉसिबल हैं। आवाज आ रही बेटा आपको मेरी? ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं 2 पॉसिबल है। कैसे 2 पॉसिबल है? देखिए, मैं सिंपल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ आयोडीन है, यहाँ से आई जाएगा और नेबरिंग कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। आप मुझे बताएं, इस कार्बन पे लेट सपोज अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5, तो 4 से हाइड्रोजन जा सकता है और 2 से हाइड्रोजन जा सकता है। तो बताएं 4 पे कितने हाइड्रोजन है? 4 पे 0 हाइड्रोजन है। ठीक है, बिकॉज 4 के अगर आप देखें चारों बॉन्ड्स जो है, ये चारों तरफ कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसके साथ 0 हाइड्रोजन। तो मतलब यहाँ से तो हाइड्रोजन जाएगा ही नहीं, यहाँ तो एलिमिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। अब 2 पे देखें कितने हाइड्रोजन है, तो अब समझ में आया आपको कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे? हाँ जी, एलिमिनेशन पॉसिबल है या नहीं? 0। ठीक है, बिकॉज हमने सिंपल देख लिया कि ये जो कार्बन है, ठीक है, ये इस कार्बन से तो आयोडीन जाएगा, बट एलिमिनेशन के लिए दूसरी कंडीशन क्या है कि जो आपके नेबरिंग कार्बन है, जिस कार्बन के साथ, यानी जिसे हमने अल्फा कार्बन कहा था, दिस इज द अल्फा कार्बन। ठीक है, आप याद रखने के लिए इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। तो अल्फा कार्बन के जो बराबर वाले कार्बन है, इन पे हाइड्रोजन का होना लाजमी है। तो इफ दीज टू कार्बन एटम्स हैज नो हाइड्रोजन अटैच टू देम, मतलब ना तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है ना यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है, दैट मीन्स elimination is not possible. Elimination is not possible. ठीक है, in that case elimination possible नहीं है, तो यहाँ पे elimination नहीं। तो elimination के लिए कंडीशन क्या है कि नेबरिंग कार्बन पे हाइड्रोजन का होना लाजमी। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक है जी। तो अब ये हैलोजिनो अल्केन्स जो है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया।